स्वागत है आप सभी का इंडिया डेली लाइव। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ नैना यादव। चुनाव का वक्त है और देखिए चारों तरफ अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी आना शुरू हो चुकी हैं। बस इंतजार किया जा रहा है नतीजों का, जिसको लेकर काउंटडाउन शुरू हो चुका है। मेरे साथ में इस समय महाराष्ट्र की सियासत को बखूबी समझने वाले, अपनी बेबाक अंदाज के लिए जाने जाने वाले बीजेपी एमएलए नितेश राणे जी इस समय मेरे साथ में मौजूद हैं, जो कि नारायण राणे जी के बेटे भी हैं। नितेश जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया डेली लाइव पर। नमस्ते। नितेश जी, अब सबसे पहले तो मैं आपका रिएक्शन लेना चाहूंगी। अब सभी का इंतजार की घड़ी खत्म हो रही है, लेकिन एग्जिट पोल जो आए हैं उन नतीजों को लेकर एग्जिट पोल पर क्या कहेंगे? देखिए, एग्जिट पोल जितने हमने देखे हैं तो उस सभी में तो रुझान उसी तरह से आए हैं कि देश की जनता आज नरेंद्र मोदी जी को फिर एक बार प्रधानमंत्री देश का बनाते हुए हमको दिख रही है। हम्म। एग्जिट पोल के आंकड़े तो सारे के सारे वही बता रहे हैं हम्म। कि क्लियर कट मेजॉरिटी, और हम्म। जो हम सब जगह बता रहे हैं कि 400 पार। तो मुझे आज भी वापस एक बार मैं विश्वास व्यक्त करना चाहता हूं कि हम्म। जो कुछ भी एग्जिट पोल बताए तो भी हम लोग कल 400 पार एनडीए करके बताएगी, इतना विश्वास से कह सकता हूं। ये विश्वास है, ये एक अलग कॉन्फिडेंस जरूर कह सकते हैं। लेकिन अगर मैं विपक्ष की बात करूं नितेश जी, चाहे बात सोनिया गांधी हो या विपक्ष के तमाम नेता, इन एग्जिट पोल को सिर्फ बोगस बता रहे हैं। उनका कहना है कि कल जब नतीजे आएंगे, नतीजे से पूरी तरह से उलट होंगे और 295 प्लस इंडिया गठबंधन जाएगा। देखिए, जब भी एग्जिट पोल या कोई भी निर्णय उनके तरफ जाता नहीं है तभी वो उनको हम्म। बोगस ही बताएंगे, फ्रॉड ही हम्म। बताएंगे। हम्म। यही एग्जिट पोल अगर इंडी ब्लॉक के तरफ से अगर अपना रुझान बताते तो फिर वो सारे के सारे जन तो उनकी प्रशंसा ही करते। तो हम्म। मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस की मानसिक हार हो चुकी है। हम्म। जो 295 जो वो बता रहे हैं वो उनको उनको सपनों में भी नहीं मिल सकता, हम्म। क्योंकि जो देश की जनता है, 10 साल से मोदी जी ने जिस तरीके से काम किया है, देश को आगे लेके जाने का काम किया है, एक हिंदू राष्ट्र बन के हमारे देश को मजबूत करने का काम किया है। तो मुझे विश्वास है देश की जनता फिर एक बार मोदी जी के हाथ में भारत की कमान सौंपने जा रही है। मैं फैक्टर्स पर आऊं, लेकिन उसके पहले क्योंकि बात विपक्ष की हो रही है और लगातार जयराम रमेश की तरफ से बड़ी बात कही गई। उन्होंने कहा था कि अमित शाह ने 150 से ज्यादा डीएम को पर्सनली कॉल किया है, जिसको लेकर चुनाव आयोग की तरफ से भी उनसे सवाल पूछे गए हैं। आखिर इस तरह से सवाल उठाए जा रहे हैं पूरी प्रक्रिया को लेकर भी। देखिए, हम ये सारी खबर या ये सारे अफवाहें ये लोग कांग्रेस के जो लीडर हो इसलिए उठाते हैं क्योंकि उनके लिए बताने लायक कुछ चीज ही नहीं है। हम्म। आज वो जंग हार चुके हैं, उनको भी मालूम है कि राहुल गांधी जी ने जिस तरीके हम्म। से पूरे देश में घूमने के बाद तीसरे बार घूम रहे हैं तो भी देश की जनता उनको नकार रही है। इसलिए जयराम रमेश जी ने जो कहा उसको कोई भी उनको उनको महत्व देता नहीं है। हम्म। आप किसी को भी फोन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्लियर कट मेजॉरिटी हम्म। आज मोदी जी को मिलने जा रही है। 400 पार हम लोग जा रहे हैं। तो इस तरीके की भौखलाहट ये हमारे विपक्ष के लोगों के में दिख रही है, इसलिए इस तरीके के स्टेटमेंट आ रहे, तो उसको ज्यादा महत्व देने की जरूरत नहीं है। नितेश जी, चूंकि आप महाराष्ट्र से आते हैं, महाराष्ट्र की सियासत को बहुत अच्छे से समझते हैं। नारायण राणे जी अब खुद इस बार चुनावी मैदान में हैं। इस बार महाराष्ट्र की अगर सियासत को समझें तो क्या कहेंगे? महाराष्ट्र का सियासी आंकड़ा क्या कहता है? इस बार कितनी सीट्स के साथ में पोजीशन नजर आ रही है? देखिए, हम लोग 40 के करीब निश्चित तरीके से जाएंगे। हमारी जो महायुति की सरकार, अलायंस की जो सरकार राज्यों में काम कर रही है, हम्म। एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री और हमारे डीसीएम, दोनों डीसीएम हमारे देवेंद्र फडणवीस जी हो या हमारे अजीत दादा पवार हो, इन सभी के नेतृत्व में हम लोगों ने पिछले 2.5 साल में बहुत अच्छा काम किया है, अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। हम्म। और उसके साथ महाराष्ट्र की जनता ये हमेशा मोदी जी के साथ रही है। 2014 को देख लीजिए, 19 को देख लीजिए, और उसी तरीके का रिजल्ट आपको 24 को भी दिखेगा। इसलिए महाराष्ट्र की जनता ने ये डिसाइड कर लिया है, सोच लिया है कि मोदी जी के ही नेतृत्व की सरकार और मोदी जी के ही के विचार के सांसद हमको महाराष्ट्र से चुन के देने हैं। इसलिए हम मैं आपको विश्वास से कह सकता हूं हम्म। कि हम
40 के करीब सांसद मोदी जी को महाराष्ट्र की तरफ के माध्यम से भेज रहे हैं। बड़ी बात आप बोल रहे हैं, बड़ा आंकड़ा बोल रहे हैं आप, 40 सीटों का। हालांकि कल नतीजों का इंतजार करना चाहिए, लेकिन मैं एक बात जरूर समझना चाहूंगी नीतीश जी, क्योंकि जब 2019 के चुनाव हुए थे तो उस समय की परिस्थितियां अलग थी, उस समय के गठबंधन के चेहरे अलग थे। उद्धव ठाकरे शिवसेना के साथ में आपकी एक अलग उस समय एक जोड़ी थी, और इस बार की तस्वीर बहुत ज्यादा अलग है। आपको क्या लग रहा है, उद्धव ठाकरे फैक्टर क्या इस बार इलेक्शन में कोई काम करता हुआ नजर आता है, या फिर जब वो गठबंधन की तस्वीर अलग हुई तो वो यहाँ पर प्रभाव डाल रहा है? देखिए 2019 में महाराष्ट्र की जनता ने क्लियर कट मेजॉरिटी शिवसेना बीजेपी को दे दी थी। हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व के सरकार को, जिसके साथ शिवसेना भी थी, उसको ऑलरेडी मेजॉरिटी दे दी थी। वह 105 बीजेपी और प्लस 63 शिवसेना को दे के हमको वापस मेजॉरिटी में बिठा दिया था। मगर उद्धव जी ने गद्दारी कर दी और कांग्रेस और शरद पवार गुट जी के गुट में वो चले गए, और वो महाराष्ट्र की जनता को बिल्कुल पसंद नहीं आया। आपको मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि उद्धव जी बाला साहब ठाकरे जी के बेटे हैं। बाला साहब ठाकरे जी हमेशा हिंदुत्व के उनकी लाइन पे चलते हुए लोग हैं। उन्होंने हिंदुत्व के बारे में कभी पीछे हटे नहीं। हिंदुत्व की जब भी बात लेकिन हुई आपने तो तभी उद्धव उन्होंने, ठाकरे को टीपू सुल्तान तक कह दिया नीतीश जी। नहीं मगर सच्ची है, क्योंकि आज उद्धव ठाकरे जी जिहादी हृदय सम्राट हो चुके हैं। जो जो जिहादी हमारे महाराष्ट्र में, जो जो टीपू सुल्तान को बड़ा करते हैं, जो जो औरंगजेब का अपना व्हाट्सएप स्टेटस रखते हैं, उनको सबको बचाने का काम या उस तरीके से बात करने का काम उद्धव जी को करते हैं। आपको आश्चर्य लगेगा कि उद्धव जी के खुद के मतलब प्रचार रैली में पाकिस्तान के झंडे लहराए गए उद्धव जी के कैंडिडेट के लिए। जब भी उद्धव जी के जब भी पाकिस्तान के झंडे लहराए जाते हैं, तो फिर उद्धव जी को तो टिप्पू सुल्तान और लेकिन औरंगजेब लेकिन पे ही नीतीश प्यार जी, हो सकता है। जब राम मंदिर वाली बात हुई तो वही उद्धव ठाकरे थे जिन्होंने दर्शन करने की बात सबसे पहले कही थी। वो खुद ही वहां पे जी, दर्शन करने के लिए, और और हमेशा राम मंदिर की बात वो कहते रहे हैं। और वही उद्धव ठाकरे जी थे जिन्होंने जब भी ऑनलाइन के माध्यम से जब भी राम मंदिर के लिए डोनेशन जमा करने की बात हुई, और जब भी वो खुद मुख्यमंत्री थे, तभी उन्हें यही उद्धव ठाकरे जी ने विरोध किया था। यही उद्धव ठाकरे जी ने अलग अलग माध्यम से महाराष्ट्र में हिंदुओं को अपने मुख्यमंत्री के कारकिर्द में परेशान किया था कि झूठे केसेस डाले थे। उनके ही कारकिर्द में बहुत ज्यादा लव जिहाद और लैंड जिहाद और वक्फ बोर्ड के केसेस बढ़ते गए। इसलिए जो उद्धव जी ठाकरे हम 2019 को पहचानते थे, जिनको हम बाला साहब ठाकरे जी के बेटे बोलते थे, आज वो उद्धव ठाकरे हुए नहीं, उद्धव ठाकरे बचे नहीं हैं। अभी वो जनाब उद्धव ठाकरे हो चुके हैं, और जो आज आपको कांग्रेस और राष्ट्रवादी के साथ आपको दिखते हैं। और वही उन्हीं की पार्टी, उन्हीं के जो साथी हैं संजय राउत, वो तो प्रधानमंत्री मोदी को औरंगजेब जैसा बता देते हैं सर। देखिए ऐसा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ये छत्रपति शिवाजी महाराज जी के विचारों पे चलने वाले देश के महानेता है। उनके ऊंचाई पे संजय राउत को कभी दिखेगा भी नहीं। वो संजय राउत उनको कभी समझ भी नहीं पाएगा। संजय राउत ये शायद भूल गए होंगे कि 2014 और 19 में इसी मोदी जी के ही नाम पे, जिनको आज ये अलग अलग नाम पुकारे, उनके ही नाम पे उनके ही बैनर लगा के, उनके ही फोटो लगा के उनके 18 सांसद चुन के आए थे। इसे संजय राउत जी की कितनी कीमत है, कितने उनके शब्द को कीमत दिया जाता है, वो आप हमारे महाराष्ट्र के लोग को पूछिए, आपको मालूम पड़ जाएगा। हालांकि अब से कुछ देर पहले बीजेपी के ही नेता शाहनवाज हुसैन हमारे साथ में इंटरव्यू में थे। उन्होंने इस इंटरव्यू में कई बातें कही, उसमें से एक जो पॉइंट था, उन्होंने कहा कि इस बार जनता ने प्रत्याशियों को नहीं देखा, मोदी के चेहरे पर ही वोट दिया। लेकिन इसके बावजूद नीतीश जी, जो प्रत्याशी थे उनके नाम तय करने में लंबा चौड़ा मंथन हुआ, कई टिकट काटे गए, नाराजगी भी इस दौरान देखने को मिली। देखिए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आपने देखना चाहिए कि विनिंग फैक्टर इस बार भारतीय जनता पार्टी के लीडरशिप ने बहुत 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 इंपॉर्टेंस दिया है। जब हम मोदी जी के ही नाम पे चुन के आने वाले हैं, मोदी जी के ही काम पे चुन के आने वाले हैं, तो विनिंग फैक्टर देखना बहुत जरूरी है। और इसलिए कभी कभी कोई कॉन्स्टिट्यूएंसीज में देरी क्यों हुई है, क्योंकि हमारे अलायंस पार्टनर्स भी होते थे। अभी हमारे महाराष्ट्र को देखिए, हमारे पास हम तीन पार्टियों की सरकार है। तीनों पार्टियों के कोई ना कोई तो लोग होते हैं जो चुनाव लड़ाना चाहते हैं, तो उनको समझाना पड़ता है, उनको शांत करना पड़ता है, क्योंकि कभी कभी उसका इफेक्ट चुनाव पे आ जाता है। इसलिए थोड़ी देरी हुई होगी,
मगर महाराष्ट्र की जनता, देश का जो वोटर है, देश का जो मतदार है, वो मोदी जी के साथ में था और वही हमको कल दिखने वाला है। और इस पूरे चुनाव में नीतीश जी, मोदी की गारंटी एक अलग तरह से कैंपेन शुरू हुआ। जरा आप मुझे इस कैंपेन के बारे में बताइए कि इस बार क्या मोदी की गारंटी एक बड़ा फैक्टर था? अगर मैं महाराष्ट्र के मुद्दों की बात करूं तो महाराष्ट्र में ऐसे कौन से बड़े मुद्दे आपको इस बार चुनाव में नजर आए हैं? देखिए, ऐसा सबसे बड़ा फैक्टर जो मोदी जी की गारंटी के नाम पे जो महाराष्ट्र में और पूरे देश भर में वोटिंग हुआ है कि वो जो 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 लाभार्थी है, हम्म। जिन्होंने मोदी जी के सारे स्कीम्स का जो उन्होंने एडवांटेज लिया है, हम्म। आज हम महाराष्ट्र में जब भी घूमते थे तो हम्म। हर एक घर में हम्म। मिनिमम दो जनों ने तो मोदी जी की स्कीम का एडवांटेज लिया है, लाभार्थी बने हैं। तो ये जो लाभार्थियों की जो संख्या है वो इतनी बड़ी है, इतनी स्ट्रांग है कि उनको क्लियर कट मैसेज है कि मोदी जी के ही वजह से हमारे घर में अनाज आ रहा है, मोदी जी के ही वजह से हमारे घर में गैस आ रहा है और मोदी जी के ही वजह से हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। ये सारी की सारी चीजें ये लाभार्थियों के बीच में इतना सरल और स्पष्ट होने के वजह से वही मोदी की गारंटी बहुत महत्वपूर्ण है। और वो इसलिए जो लाभार्थी का जो पूरा का पूरा ही नया वोट बैंक आज हमारे देश में जो तैयार हो चुका है, वही मुझे लगता है मोदी जी की बहुत महत्वपूर्ण गारंटी है। महाराष्ट्र में जो विकास मोदी जी के नेतृत्व के माध्यम से पिछले 10 साल में हुआ है, लेकिन लेकिन सरकार नीतीश जी, देखिए लेकिन पिछले नीतीश जी, 10 साल में विपक्ष से के जो तमाम नेता हैं वो बार बार ये कहते रहे कि इस बार चुनाव में महंगाई एक अहम मुद्दा है, बेरोजगारी एक अहम मुद्दा है। जिस तरह से वो बार बार तानाशाह का जिक्र करते रहे, शब्द का इस्तेमाल करते रहे हैं, मुझे जरा बताइएगा। मैं इसमें एक और पॉइंट ऐड कर रही हूँ, क्योंकि जब चुनाव आयोग की तरफ से जानकारी दी गई तो उसमें कहा गया कि इस बार महिला वोटर्स की संख्या सबसे ज्यादा थी। आपको लग रहा है महंगाई या ये जो सारे मुद्दे हैं वो इस बार चुनाव में नजर आएंगे, या फिर वो तमाम जो गारंटी की बात है वो मोदी फैक्टर के साथ में ऐड ऑन हो जाएगी? देखिए, ये सारी की सारी बातें जब आप महिला वोटर की बात करते हैं, महिला मतदारों की बात करते हैं, तो हमारी बहनों को इतना विश्वास है कि हम्म। महंगाई क्या होती है, उसको किस तरीके से मोदी जी ने आज उनके घर में अलग अलग तरीके से पैसा पहुंचाया है, हम्म। कोरोना के काल में हम्म। किस तरीके से मोदी जी के सरकार ने उनको मदद की है। आज उनके बच्चों की शिक्षा, हम्म। एजुकेशन की बात हो, उनको घर बांध के देने की बात हो, ये सारी की सारी चीजें आज मोदी जी के माध्यम से हो रही है। इसलिए हमारे विपक्ष के पास आज मुद्दे ही बचे नहीं है। जब भी वो तानाशाह की बात करते हैं, आज आप मेरे को बताइए, जिस देश में तानाशाह है, उदाहरण हमारे पाकिस्तान की तरफ देखिए, क्योंकि या चाइना में देखिए, जो जो ये देशों में तानाशाह है, वहां विपक्ष को इतना भी बोलने का अधिकार है क्या? आज राहुल गांधी जी ने कितनी रैलियां की देश भर में। आज रोज उठ के जयराम रमेश जी उठ के पत्रकार परिषद लेते हैं और अलग अलग तरीके से आलोचना करते हैं। तानाशाह किसको बोलते हैं? तो तानाशाह इमरजेंसी जो लगाते हैं, वो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट को तानाशाह बता सकते हैं। उसको उसके बारे में कांग्रेस जनों ने हमको बोलना चाहिए कि देश में तानाशाह देखा था, वो तानाशाह का नाम इंदिरा गांधी जी थे। हमारे मोदी जी ने आज विपक्ष को जितनी उनको आलोचना की है, अलग अलग तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया है, बिलो द बेल्ट जाके सोशल मीडिया पे उनके खिलाफ कैंपेन चलाया है, तो भी मोदी जी ने हंस के उस सब चीज को जवाब दिया है। मुझे लगता है तानाशाह बोलने का अधिकार कांग्रेस को तो कभी नहीं है, क्योंकि देश में एक ही बार इमरजेंसी लगी थी, वो कांग्रेस के वक्त। नीतीश जी, देखिए 31 करोड़ जो महिलाएं हैं उनकी तरफ से वोटिंग की बात कही। दूसरी तरफ हम अगर मैं बात करूं, जरा घाटी की तरफ आ जाते हैं, जम्मू कश्मीर की। 2019 के बाद में ये पहला लोकसभा चुनाव रहा है आफ्टर 370, और इस बार भी अच्छी खासी वोटिंग प्रतिशत यहां से नजर आई है। बार बार यहाँ के जो स्थानीय नेता हैं वो टारगेट करते रहे हैं कि उनसे उनके अधिकार छीने गए हैं, तो यही जो वोट प्रतिशत है उसका जवाब है। आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, अधिकार तो जम्मू कश्मीर की जनता को कितना मिला है उसकी चर्चा होनी चाहिए। आज जम्मू कश्मीर की आज पूर्ण वहां की आप परिस्थिति देखिए। जब ये सारे जो नेता जन उनका जो राज्य था, तभी जम्मू एंड कश्मीर में इतना फ्रीडम था क्या, इतना स्वतंत्र था कि जिस तरीके से आज जम्मू एंड कश्मीर का डेवलपमेंट 370 के बाद हो रहा है,
आज पूरा देश और पूरा पूरा विश्व आज कश्मीर, जम्मू कश्मीर के बारे में बात कर रहा है, और ये मोदी जी के ही वजह से हुआ है, अमित शाह जी के वजह से ही हुआ है, मोदी जी के नीतियों के वजह से ही हुआ है। जब भी ये खुद कुछ कर नहीं पाते, तभी फिर इनको मोदी जी को के ऊपर आलोचना करने के सिवाय कुछ पर्याय नहीं है। जब ये जम्मू कश्मीर पे राज करते थे, तभी जम्मू कश्मीर में चुनाव किस तरीके से होते थे, और आज देखिए लोग खुली हवा में, खुली सांस में आज जाके उधर वोटिंग कर रहे हैं, और ये फर्क ये सिर्फ मोदी जी के वजह से हुआ है। अच्छा, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि अभी तक खासतौर से बीजेपी की जो एक तस्वीर नजर आती थी, जो हिंदी भाषी बेल्ट है या जो नॉर्दर्न एरिया है भारत का, उस वहां पे एक अच्छी पोजीशन थी। लेकिन इस बार पिछले काफी लंबे वक्त से खुद प्रधानमंत्री मोदी मिशन साउथ की तरफ नजर आ रहे हैं, और शायद यही एग्जिट पोल में वो आंकड़े भी नजर आते हैं। केरल में एक तरह से देखा जाए तो खाता खुलता हुआ बीजेपी का नजर आता है। मैं सिर्फ एग्जिट पोल की बात कर रही हूँ फिलहाल, जो एग्जिट पोल में है। आंध्र प्रदेश में एक अच्छी पोजीशन, तेलंगाना में भी एक अच्छा होल्ड नजर आ रहा है। ये मिशन जो साउथ है उसको कैसे देखते हैं? ये क्या एक अलग तरह की रणनीति है? अब देखिए, मिशन साउथ के माध्यम से मोदी जी ने साउथ, आज देखिए साउथ के भी हमारे सब भाइयों बहनों के बीच में उन्होंने एक विश्वास तैयार कर दिया है। एक कांग्रेस के ही नेता ने, बड़े नेता के ही रिलेटिव ने साउथ और नॉर्थ को के बारे में बात करके उनके बीच में डिवाइड करके हमारे देश को अलग करने की बात की थी। मगर हमारे मोदी जी जितना उत्तर भारत के लोग, नॉर्थ के लोग उनसे प्यार करते हैं, उतने ही साउथ के लोग भी प्यार करते हैं, और इसके वजह से ही जो आपको आंकड़े दिख रहे हैं वो उसी के वजह से है। आज साउथ में भी, दक्षिण भारत में भी जिस तरीके से लोगों ने मोदी जी को सराहा है, अब हमारे अलग अलग लीडर्स हैं, अन्नामलाई जी हो या अलग अलग लीडर्स हो, जिस तरीके से परफॉर्मेंस देके मोदी जी को सही तरीके से प्रेजेंट किया है, मोदी सरकार को सही तरीके से प्रेजेंट किया है, उसका ही रिफ्लेक्शन आपको कल 4 जून के आंकड़ों में और रिजल्ट में दिखेगा। मैं नितेश जी एक बार राम मंदिर का जिक्र जरूर करना चाहूंगी, क्योंकि हर बार एक एजेंडे में रहा है और इस बार भव्य राम मंदिर बनकर नजर आया। क्योंकि विपक्ष बार बार कहता था राम मंदिर बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, लेकिन अब वो बन भी चुका है और एक अलग तस्वीर जो है हमने देखी पूरी दुनिया में, एक अलग विश्व विख्यात वो छवि के साथ में नजर आता है। आपको लग रहा है कि राम मंदिर भी इस बार चुनाव में एक फैक्टर आया? अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं या साउथ पूरे इंडिया की बात करूं तो देखिए, हमारा भारत एक हिंदू राष्ट्र है। 90% लोग यहाँ हिंदू समाज के लोग रहते हैं, और हर एक हिंदू के लिए और हमारे हमारे भारतीय जनता पार्टी के लिए राम मंदिर ये चुनावी मुद्दा कभी नहीं हो सकता। वो हमारा कर्तव्य था, जो मोदी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने वो दिया हुआ शब्द हमने पूरा किया है। मैं आपसे अब महाराष्ट्र की सियासत पे भी बात करना चाह रही हूँ, क्योंकि आने वाले वक्त में यहाँ पर विधानसभा चुनाव होने हैं। आपको लग रहा है कि इस बार के जो मुद्दे हैं, इस बार का जो पूरा रिजल्ट है, वो उन चुनावों पर भी इम्पैक्ट डालेगा? जरूर इम्पैक्ट डालेगा, क्योंकि मोदी जी ने जो कुछ काम 10 साल में किया है और 2.5 साल में जिस तरीके से हमने महायुति के, हमारे अलायंस गवर्नमेंट के माध्यम से जो काम किया है, उसके वजह से महाराष्ट्र के लोगों में बहुत बड़ा विश्वास हमारे भारतीय जनता पार्टी और अलायंस पार्टी पार्टनर्स के बारे में तैयार हो गया है। इसलिए मुझे विश्वास है कि इसका जिस तरीके से पिछले 10 साल के कामों के वजह से मोदी जी को वापस एक बार चुन के देने वाले हैं, और उसी तरीके का रिजल्ट आपको महाराष्ट्र के चुनाव में भी दिखेगा, और फिर एक बार बीजेपी के नेतृत्व की सरकार अक्टूबर में महाराष्ट्र में चुन के आएगी। नितीश जी, विपक्ष के नेता बार बार कहते रहे हैं कि नफरत की राजनीति जो है वो बीजेपी की तरफ से की गई। खुद पीएम मोदी पर निशाना साधा गया, हिंदुत्व की बात कही गई, और ये वो तमाम मुद्दे हैं जो लोगों को बरगलाने वाली भाषा के साथ में इस चुनावी मैदान में नजर आए हैं। चाहे बात अखिलेश यादव हो या फिर हमने देखा तेजस्वी यादव हो या अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, तमाम सभी यही बात कहते रहे, नफरत की राजनीति की जा रही है। मुझे आश्चर्य ऐसा लगता है कि हमारे देश में जब भी 90% यहाँ लोग हिंदू रहते हैं, और जब हिंदुओं की हित की जब बात की जाती है, हिंदुओं के पक्ष में बात की जाती है, तभी नफरत की राजनीति कैसे होती है? तभी जब हम वोट जिहाद की बात करते हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था, वोट जिहाद के नाम पे जिस तरीके से सब जगह फतवा निकाला जा रहा था कि आप नरेंद्र मोदी जी के बारे में नफरत फैलाई जा रही थी, और सरल स्पष्ट लिखा जा रहा था कि इस समुदाय के लोग ने सिर्फ इस तरीके की कांग्रेस और इंडी ब्लॉक के लोगों को ही वोटिंग करना है। तो नफरत की राजनीति कौन कर रहा है? कांग्रेस ने सालों साल सेक्युलरिज्म की बात की, मगर सेक्युलरिज्म को ये सबसे बड़ा जोक
हाँ, सबसे बड़ा विनोद ये हमारे देश में है, क्योंकि कांग्रेस ने अपने सरकार में की वक्त होते वक्त कभी भी हिंदुओं की तरफ बात नहीं की। आज जब मोदी जी खुले स्पष्ट से हिंदुओं की बाजू ले रहे हैं, जो मेजॉरिटी हमारे देश में रहते हैं, तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई नफरत की राजनीति है। ये जो हमारे विपक्ष के लोग हैं, उनको हिंदुओं से एलर्जी है। हिंदुओं के हित में कोई भी बात करता है तो उनको नफरत की राजनीति लगती है। उन्होंने अभी तक जो मुसलमान समाज है उनके लिए क्या किया तो कभी तो बताना चाहिए। आज मोदी जी के ही माध्यम से ट्रिपल तलाक जैसे चीजों को खत्म करने के बाद मुस्लिम बहनों को अधिकार देने की बात हमारे मोदी लेकिन जी के नीतीश जी, माध्यम से हुआ है। असदुद्दीन ओवैसी एआईएमआईएम के जो अध्यक्ष हैं असदुद्दीन ओवैसी बार बार कहते हैं कि इस सरकार के बीच में मुस्लिमों को डराने वाली राजनीति हुई है, उन्हें डराने धमकाने की बात होती रही है और सिर्फ यही एक सियासत का पैटर्न नजर आता है। मुझे लगता है कि जिस तरीके से हमारे माधवी लता बहन ने असदुद्दीन ओवैसी जी को जो बार बार जवाब दिया है और उनको जो एक्सपोज किया है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। आज इन लोग सिर्फ मुसलमान समाज को डरा के रख के ही अपनी गंदी राजनीति करना चाहते हैं। कभी मुसलमान समाज को इनको बड़ा करना नहीं है, उनको एजुकेट करना नहीं है, सिर्फ इनको हिंदुओं के खिलाफ लड़ाना है। और इस आप अगर अल्पसंख्यकों की बात करते हैं तो फिर जो अल्पसंख्यक पाकिस्तान में रहते हैं, अलग अलग देशों में रहते हैं, उस अल्पसंख्यकों की क्या हालत है और हमारे देश में अल्पसंख्यकों की क्या हालत और कितना सराहना किया जाता है, इसका भी कभी ना कभी तो हिसाब ओवैसी साहब या बाकी सब लोग ने देना चाहिए। हमारे यहाँ जिस तरीके की अगर तो नफरत आपको की लग रहा है राजनीति कि होती आपको लग रहा तो है हैदराबाद सीट इस बार बड़ी दिलचस्प होगी, माधवी लता भी उसी तरह से बेबाकी से उनको जवाब देती रही हैं। तेलंगाना सीट पर अगर यहाँ की बात करें तो हमारे माधवी लता दीदी ने जिस तरीके से एक अच्छा कैंपेन और पॉजिटिव कैंपेन, नफरत की राजनीति करने वाले जो ओवैसी जैसे लोग हैं उनको सही करारा जवाब देने का काम हमारे माधवी लता दीदी ने किया है, और मुझे विश्वास है वो वहां पे जरूर चुन के आएंगी और सही तरीके से जो हिंदुओं का रिप्रेजेंटेशन है, जो सालों साल वहां के इस असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोगों के वजह से हिंदू आज डर के माहौल में जो उस हैदराबाद और तेलंगाना में रह रहे हैं, उनको सही तरीके का ताकत और माहौल देने का काम हमारे माधवी लता दीदी जरूर करेंगे। और इसी तरीके से मोदी जी चुन के क्यों आना जरूरी है, क्योंकि देश ये हमारा हिंदू राष्ट्र और अखंड भारत के ही माध्यम से बड़ा होना चाहिए, और उसके लिए मोदी जी जैसा ही पंतप्रधान हमको चुन के देना है। अच्छा, नीतीश जी, आपके पिताजी नारायण राणे जी खुद इस बार रत्नागिरी से चुनावी मैदान में हैं। अगर मैं उनकी जीत की या फिर उनके पूरी विनिंग पोर्शन की बात करूं तो क्या संभावना नजर आती है? देखिए, हमारी सीट ये क्लियर कट विनिंग सीट है। बहुत सोच समझ के पार्टी के आला कमान ने राणे जी जो आज केंद्रीय मंत्री भी मोदी जी के साथ रह चुके हैं, पिछले 40 साल से कोकण बेल्ट में उन्होंने काम किया है, तो मुझे विश्वास है कल वो बहुत बड़ी मेजॉरिटी से हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से तो 3-3.5 लाख वोटों से राणे जी कल एनडीए भारतीय जनता पार्टी के सांसद बन के चुन के आ जाएंगे। बड़ा आंकड़ा आप बता रहे हैं, और अगर यही आंकड़ा अगर वाकई में कन्वर्ट हो जाता है जो कल मतगणना होगी, तो क्या आपको लग रहा है कि आने वाले वक्त में वो टीम मोदी में भी नजर आने वाले हैं कैबिनेट के तौर पर? देखिए, आखिर में ये सारी की सारी मोदी जी का डिसीजन है, पार्टी का डिसीजन है। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बन के हम हमेशा दी हुई जिम्मेदारी पूरी करना ये हमारा काम है। फिर उसके बाद कार्यकर्ताओं को क्या जिम्मेदारी देना चाहिए, कहाँ भेजना चाहिए, वो हमारे मोदी जी डिसीजन लेंगे, पार्टी आलाकमान डिसीजन लेगा और उसकी तरह हम काम करेंगे। तो मैं वैसे 2 सवाल पूछना चाह रही हूँ। अगर जीत दर्ज हो जाती है तो क्या जश्न की क्या तैयारियां, ये भी बता दीजिए। जश्न की बड़ी तैयारियां हैं। रत्नागिरी में बहुत बड़े पैमाने पे महाराष्ट्र से हमारे सारे कार्यकर्ता आना चालू कर दिए हैं। आज अच्छे मतलब एक हिस्टोरिक विन जिसको हम लोग बोलते हैं, वो हिस्टोरिक विन की और जश्न की पूरी तैयारी हो चुकी है। आप कल आपको विजुअल जरूर दिखेंगे और आप समझ जाएंगे कि किस तरीके से बड़ी तैयारी हम लोगों ने करके रखी है। नीतीश जी, इस पूरे चुनाव में खटाखट फटाफट वाले शब्दों का और इस तरह के बयानों का बड़ा चर्चा रही है, तो आप जाते जाते ये बता दीजिए कि खटाखट आखिर कौन आ रहा है और फटाफट कौन जा रहा है इस चुनाव में? खटाखट मोदी जी वापस एक बार देश के जनता के दिल में उतर रहे हैं, और राहुल गांधी और गांधी फैमिली और इंडी ब्लॉक के लोग फटाफट ये देश छोड़ के भागने वाले हैं।
और आपने जैसा कहा कि भाई 3 से 3.5 लाख का एक बड़ा मार्जिन आप मान रहे हैं कि नारायण राणे जी कल जीत दर्ज करते हैं। अगर ऐसा होता है तो मैं चाहूंगी कि आप एक बार फिर से इंडिया डेली लाइव के साथ में जरूर जुड़ेंगे, आप और नारायण राणे जी, और इसी तरह से एक बार जरूर, फिर से हम कनेक्ट होंगे। जरूर। आपकी तरफ से जैसा न्योता आएगा, हम रानी जी और मैं खुद आपके बात करने के लिए वापस आ जाऊंगा।